हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है IT फाइटर यूट्यूब चैनल में। तो IT फाइटर ने कल आपके लिए एक लाइव टेस्ट कराया था और जिसमें 40 क्वेश्चन थे और टाइम दिया गया था 25 मिनट। बहुत सारे बच्चों को बाद में मालूम हुआ होगा, तो इसका रीज़न है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो जो बच्चे बाद में लाइव इस क्लास को देख रहे हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसे ब्लैक कर लीजिए। इससे क्या होगा, जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। क्या है कि आप सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर आपके पास वीडियो नहीं आता और आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए थे कि सर पासवर्ड बता दीजिए, जबकि पासवर्ड हम बता दिए थे वीडियो में प्रॉपर किस प्रकार से क्या लाइव टेस्ट होगा, सारा कुछ है ना। जो लाइव टेस्ट की लिंक है वो हम वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अथवा टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड कराते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पर हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कई सारी PDF नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं टाइम पर। तो अगर आप उसे ज्वाइन कर लेते हैं तो सारी PDF भी आपको वहाँ से मिल जाएंगी, ठीक है। तो वहाँ पे टाइम पर हम PDF भी सेंड करते रहते हैं। तो जो बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, वहाँ पर क्या है कि कई सारे मेंबर नए जुड़ते रहते, तो वहाँ पर PDF अगर हम सेंड कर देते तो नए मेंबर को नहीं दिखता है ना। इस वजह से टेलीग्राम पे ज़्यादा बेस्ट रहता है, कोई भी PDF प्रोवाइड कराने में सभी बच्चों को दिख जाता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे रखी है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लाइव टेस्ट भी दे पाएंगे। जब भी हम लाइव टेस्ट 1 मंथ में या वीक में जो भी हम कराते हैं स्पेशल लाइव टेस्ट, वो आप आसानी से दे पाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। कल जो हमारे 40 क्वेश्चन थे उन क्वेश्चन के देखेंगे क्या सॉल्यूशन है, और इसके बाद हम और अब आपको कोई क्वेश्चन में अगर डाउट रहे कोई क्वेश्चन के आंसर में तो भी आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। IAS के फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, IAS के अनुसार फाउंडेशन बोल्ट कितने प्रकार का होता है, ये हमसे पूछा गया था। तो IAS के अनुसार फाउंडेशन बोल्ट के जो प्रकार होते हैं वो हमारे 6 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर हमारा C ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी हम लोग देखेंगे ताकि वीडियो लंबा ना हो, सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से कौन सा अवयव चेक किया जाता है, बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर के माध्यम से हम क्या चेक करते हैं फ्रेंड्स, पिच प्रभावित व्यास चेक करते हैं, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, D ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर से कितने mm व्यास तक के सुराख मापे जाते हैं, ये पूछा गया था हमसे, ठीक है। तो 3 पॉइंट इंटरनल माइक्रोमीटर से हम 10 से 20 mm तक के व्यास के सुराख को माप सकते हैं, 10 से 20 mm। तो राइट आंसर हमारा B ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से रस्से की बेंडिंग को क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर हमसे 4 पूछा गया था। तो हम रस्से को मोड़ने को क्या कहते हैं, बाइट कहते हैं। राइट आंसर हमारा D ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, माइक्रोमीटर में जब धनात्मक त्रुटि होती है तब हमारा क्या होता है, ठीक है। तो जब धनात्मक त्रुटि होगी तो क्या होगा, हमारा जो थिम्बल की जो 0 लाइन होगी वो क्या होगी, बैरल या स्लीव की डेटम लाइन से पीछे होगी, है ना। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, C ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोमीटर के स्पिंडल व एनविल के फेस बने होते हैं। माइक्रोमीटर के स्पिंडल व एनविल किस मटेरियल के बने होते हैं। फेस यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है, पॉइंट नोट कीजिएगा, फेस, ठीक है। तो फेस जो है हमारे कार्बाइड के बने होते हैं, ताकि माइक्रोमीटर के जो फेस व स्पिंडल है वो घिस ना सकें, घिसे नहीं, ठीक है। जहाँ पर तेल या ग्रीस का प्रयोग अधिक होता है वहाँ पर कौन सी ग्राउंडिंग की जाती है। तो कौन सी ग्राउंडिंग की जाती है, यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लेड ग्राउंडिंग, सल्फर ग्राउंडिंग और सीमेंट ग्राउंडिंग, ये और ऑल ऑफ दी, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने में। तो जहाँ पर तेल या ग्रीस का प्रयोग अधिक होता है वहाँ पर किसकी ग्राउंडिंग की जाती है, सल्फर ग्राउंडिंग। राइट आंसर हमारा B ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया था, वाशर का चेम्फर कोण कितना होता है। वाशर का चेम्फर कोण हमारा 30 डिग्री होता है। राइट आंसर हमारा A ऑप्शन हो जाएगा। वाशर अगर पूछे किस मटेरियल का बनाया जाता है तो माइल्ड स्टील का। स्टड का नट एंड होता है, स्टड हमने पढ़ाया था ना बहुत, जब हमने फास्टनर चैप्टर आपको पढ़ाया था। जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं तो फास्टनर चैप्टर की प्लेलिस्ट बनी हुई, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ हमने पढ़ाया हुआ है। तो नट इन स्टड क्या होता है, एक रॉड होती है जिसमें दोनों तरफ दोनों साइड में हमारी थ्रेड कटी होती है और बीच वाला भाग प्लेन होता है, बेलनाकार होता है, तो उसे हम स्टड बोलते हैं। तो स्टड का नट एंड क्या होता है, लंबाई में ये हमारा बड़ा होता है। राइट आंसर हमारा A ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 हम
हमसे पूछा गया था मशीन टेबल की लेवलिंग निम्न में किसके द्वारा चेक की जाती है। तो मशीन टेबल की लेवलिंग निम्न में द्वारा चेक की जाती है। ऑप्शन है डायल गेज, स्टेट एज, स्पिरिट लेवल और नन ऑफ दी, ये 4 ऑप्शन है। तो मशीन टेबल की लेवलिंग हम चेक करते हैं डायल गेज के माध्यम से। और ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्लच का वर्गीकरण निम्न कितने प्रकार से किया जाता है। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट लगता है कि ये क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं होगा तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपके कमेंट को पिन कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है क्लच का वर्गीकरण कितने प्रकार से किया जाता है। क्लच का वर्गीकरण हमारा 6 प्रकार से किया जाता है और इसमें राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा, नन ऑफ दीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्किंग करते समय रेफरेंस सतह किसके द्वारा प्रदान की जाती है। मार्किंग बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है। मार्किंग करते समय रेफरेंस सतह जो प्रदान करती है वो हमारी मार्किंग टेबल प्रदान करती है। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कुछ बच्चे इसको सी भी लगाए होंगे, वो सी जो जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वो सी गलत दिया हुआ। ठीक है, निरंतर उत्पादन बनाए रखने के लिए मशीन की जरूरी है रूटीन मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, नन ऑफ दी, ये 4 ऑप्शन है। तो ये हमने आपको जब MCQ करा रहे थे वहाँ पर तीनों मेंटेनेंस के बारे में हमने क्लियर किया था बहुत अच्छे से। तो जिन बच्चों ने वो देखा होगा ये क्वेश्चन जरूर उन्होंने अच्छे से लगा दिया हो। तो निरंतर उत्पादन बनाए रखने के लिए हमें प्रिवेंटिव मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है कितने साइज तक के पाइप को ट्यूब कहते हैं। तो 12 mm तक के साइज के जो पाइप होते हैं उनको हम ट्यूब कहते हैं। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है ग्राइंडिंग व्हील की ग्लेजिंग का क्या कारण है। तो ये क्वेश्चन अगर किसी बच्चे का गलत हुआ है तो इसके लिए आप सिंपली आपको प्लेलिस्ट में जाना है और हमने जो हमारा व्हील चैप्टर है, जो हमारा ग्राइंडिंग व्हील है, वो हमने एक चैप्टर बनाया, प्लेलिस्ट बना दिया है, वहाँ से आप सारे MCQ देख लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से हमने क्लियर किया, कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ फिर आपका दोबारा गलत नहीं होगा। तो ग्राइंडिंग व्हील की ग्लेजिंग का क्या कारण है। ग्रेन साइज का अधिक फाइन होना, ये फर्स्ट ऑप्शन है। ग्रेन साइज का कम फाइन होना, ये सेकेंड ऑप्शन है। थर्ड ऑप्शन है व्हील की स्पीड अधिक तेज होना, व्हील का कम हार्ड होना। तो व्हील की ग्लेजिंग, अच्छा यहाँ पे ग्लेजिंग का मतलब क्या होता है, दांत जो हमारे दांत हैं व्हील के, एब्रेसिव कण है, वो क्या है, घिस गए हैं, चमकने लगे हैं, शीशे की तरह चमकने लगे हैं, उसे हम ग्लेजिंग बोलते हैं ना। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन होगा ग्रेन साइज का अधिक फाइन हो। जो ग्रेन साइज है वो छोटे छोटे हैं, ठीक है, इस वजह से। और जो हमारा व्हील है वो हमारा, अगर इसमें एक और ऑप्शन अगर आ जाता है यहाँ पे, व्हील अधिक हार्ड है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन क्या होता कि व्हील हमारा अधिक हार्ड है, तो फिर थर्ड ऑप्शन होता A एंड B होता, तो वो वाला सी ऑप्शन सही हो जाता। क्योंकि अगर हमारा जो हमारा व्हील है वो जैसे अगर वो हार्ड होगा, ठीक है, अगर वो हमारा जैसे इसमें ऑप्शन है व्हील का कम हार्ड होना, ठीक है, अगर वहाँ पे होता व्हील का अधिक हार्ड होना, तो फिर एब्रेसिव कणों को मजबूती से पकड़े रहता है, वो छोड़ता नहीं है। इस वजह से क्या है, हमारे एब्रेसिव कण घिसते रहते हैं और वो ग्लेजिंग का कारण बन जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेन साइज का अधिक फाइन होना, ये फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीशार्पनिंग करने के लिए टैप के किस स्थान को ग्राइंड करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रीशार्पनिंग करने के लिए टैप के किस स्थान को ग्राइंड करते हैं। फ्लूट, थ्रेड, डायमीटर, रिलीफ, ये 4 ऑप्शन थे। तो हम काफ़ी बार इसको हमने समझने की कोशिश की भी किया है, क्योंकि कुछ बुक में अलग अलग इसका राइट आंसर दिया है, लेकिन जो इसका राइट आंसर है वो फ्लूट है, ठीक है। तो रीशार्पनिंग करने के लिए टेप के किस स्थान को ग्राइंड करते हैं, फ्लूट को ग्राइंड करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया, जो बच्चे डेली लाइफ टेस्ट परचेज करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, डेली लाइफ टेस्ट की इच्छा है, वो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। 1 मंथ की फ़ीस 50 रुपये है और 3 मंथ का फीस 121 रुपये है। निम्न में एक रैखिक उपकरण है, रैखिक मापन उपकरण है। रैखिक मापन उपकरण का मतलब क्या है, एक सीध में हमें कोई मेजरमेंट मापना है, या लीनियर मेजरमेंट जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, है ना, लीनियर मेजरमेंट। तो कौन सा है हमारा, स्टील रूल। राइट आंसर हमारा फर्स्ट ऑप्शन, स्टील रूल जो है एक हमारा लीनियर मेजरिंग डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे क्या पूछा गया, हाइड्रोलिक यंत्रावली
में निम्न में से कौन सा भाग प्रयोग नहीं किया जाता है? तो ऑप्शन है हमारे पास आयल टैंक, रिलीफ वाल्व, आयल पंप, कटिंग टूल। तो कटिंग टूल हमारा प्रयोग नहीं किया जाता है। माइक्रोमीटर के पार्ट बनाए जाते हैं, ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। माइक्रोमीटर के पार्ट हमारे बनाए जाते हैं इनवार स्टील से, और इनवार स्टील किसे कहते हैं? 35% निकल वाली स्टील को इनवार स्टील बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी वहाँ पे ऑप्शन में अगर आपको मिल जाए 35% निकल वाली स्टील है ना, तो वो भी लगा देंगे। तो 35% निकल या फिर इनवार स्टील इनवार स्टील माइक्रोमीटर के पार्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वाशर का प्रयोग असेंबली को लॉक करने के लिए किया जाता है? तो किस वाशर का प्रयोग हम असेंबली को लॉक करने के लिए करते हैं? तो टैब वाशर, लॉक वाशर, स्प्रिंग वाशर, ऑल ऑफ दीज, ये 4 ऑप्शन है। तो ऑल ऑफ दीज, इसमें ये जो तीनों वाशर हैं ये हमारे असेंबली को लॉक करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। प्लम्ब बॉब बना होता है, प्लम्ब बॉब किस मटेरियल का बना होता है? प्लम्ब बॉब हमारा बना होता है स्टील का। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। स्टील अथवा ब्रास का बना होता है प्लम्ब बॉब, यहाँ पर हमारा ब्रास नहीं है तो स्टील हम लगा देंगे, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और हम आपको बता दें कल से हमारी क्लास रेगुलर चलेंगी, कल से या फिर अगले दिन से मॉर्निंग में हमारी थ्योरी क्लास होगी और नाइट में हमारी एमसीक्यू क्लास होगी, ठीक है। अभी हम सोच रहे हैं कि सुबह से रात तक 3 क्लास करवा दें। जैसे हमने थ्योरी क्लास कराई, उसकी एमसीक्यू क्लास हम दोपहर में करा दें। जो लास्ट में जो नाइट में क्लास हो 8 PM में, उसमें मिक्स क्वेश्चन करवा दिया करेंगे, है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो 3 क्लास आपके हो जाएंगे। एक बेसिक थ्योरी, फिर उसका एमसीक्यू, और नाइट में मिक्स क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप कमेंट करेंगे तो उसी हिसाब से आपकी क्लासेज चलेंगी, ठीक है। रेगुलर क्लासेज चलेंगी। फिर हमारी मैकेनिकल कंपैरेटर अधिक प्रयोग किए जाते हैं या अलग अलग प्रकार के होते हैं? निम्न में कौन सा मैकेनिकल कंपैरेटर गेज नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता है? हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हमारा सिग्मा है, ऑप्शन है, माइक्रोमीटर है, डायल इंडिकेटर है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन रिपीट हो गए, है ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर है माइक्रोमीटर, ठीक है। माइक्रोमीटर में जब ऋणात्मक त्रुटि होती है तब, माइक्रोमीटर में जब ऋणात्मक त्रुटि होती है तब क्या होता है? जैसे हमने बताया था धनात्मक त्रुटि में क्या होता है? जो हमारी थिम्बल की जीरो लाइन जो होती है वो क्या होती है? बैरल या स्लीव की जीरो लाइन से नीचे होती है जब धनात्मक त्रुटि होती है। लेकिन ऋणात्मक त्रुटि में क्या होता है? वो हमारा जो थिम्बल की जीरो लाइन है वो हमारी बैरल या स्लीव से आगे चली जाती है ना। तो ये फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। थिम्बल की जीरो बैरल या स्लीव की डेटम लाइन से आगे होती है। फर्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टील टरबाइन की ग्राउंडिंग की जाती है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था तेल या ग्रीस की ग्राउंडिंग करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वहाँ पर हम सल्फर ग्राउंडिंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन स्टील टरबाइन के पूछा है तो स्टील टरबाइन के लिए यहाँ पर लेड ग्राउंडिंग प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विट्रीफाइड बॉन्ड कौन सी मिट्टी से तैयार किया था? यहाँ पर इंग्लिश इसका कुछ अलग हो रहा था, मतलब कि यहाँ पर सही से, तो इस वजह से यहाँ पर कुछ मिस्टेक की वजह से यहाँ पे इंग्लिश नहीं लिख पाए, ठीक है। विट्रीफाइड बॉन्ड किस मिट्टी से तैयार किया था? तो जो हिंदी स्टूडेंट्स हिंदी लैंग्वेज समझते हैं तो उन बच्चों ने लगाया होगा राइट आंसर चीनी मिट्टी, ठीक है। चीनी मिट्टी से हम विट्रीफाइड बॉन्ड तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी हिस्से के समांतर रेखाओं को खुरचने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन था कोई हम किसी हिस्से के समांतर रेखा, मतलब समांतर रेखाओं को खुरचने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? तो जिसके माध्यम से हम समांतर रेखाएं मार्किंग कर सकते हैं तो उससे हम करेंगे वर्नियर कैलिपर, डिवाइडर और हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, ट्रेमल, ठीक है। तो यहाँ पर जैनी कैलिपर को ही हम हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर या फिर लंगड़ा कैलिपर ETC हम कहते हैं। और राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। स्नैगिंग प्रक्रिया है जिसका प्रयोग धातु को हटाने के लिए किया जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इस टाइप का। तो स्नैगिंग किसे कहते हैं? तो जैसे हम फाइल से फाइलिंग करते हैं तो उसे हम ग्राइंडिंग कहते हैं। इसी प्रकार से जब हम ग्राइंडर से हम ग्राइंडिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, तो उसे हम स्नैगिंग क्रिया कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है ग्राइंडिंग या ठीक है। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे नन ऑफ दीज हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो
ग्राइंडिंग व्हील के माध्यम से जब मटेरियल का हटाते हैं उसी को हम स्नैगिंग कहते हैं। ब्रिटिश माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर 1 इंच में कितनी चूड़ियाँ होती है? तो जो हमारा ब्रिटिश माइक्रोमीटर होता है उसके स्पिंडल में 1 इंच में हमारी 40 चूड़ियाँ होती हैं, तो 40 इंच में, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। वर्नियर कैलिपर के पार्ट बनाए जाते हैं। वर्नियर कैलिपर हमारे माइक्रोमीटर के जो पार्ट बनाए जाते हैं वो हमारे इनवार स्टील बनाए जाते हैं, जिसे हम 35% निकल वाली स्टील को इनवार स्टील बोलते हैं। और वर्नियर कैलिपर के पार्ट जो होते हैं वो निकिल क्रोमियम के बनाए जाते हैं। निकिल क्रोमियम को ही स्टेनलेस स्टील बोलते हैं। राइट आंसर हमारा टी ऑप्शन हो जाएगा। फ्लूइड को स्टोरेज करने वाले स्पेस को क्या कहते हैं? फ्लूइड को स्टोरेज करने वाले ऑप्शन क्या कहते हैं? पंप, प्लग, और यहाँ पे रिजर्वोयर करके यहाँ पे लिखा हुआ है, और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे स्टेनर, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन है यहाँ पे रिजर्वोयर, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, सी ऑप्शन। यह यदि ड्रिल में क्लियरेंस एंगल बढ़ा देते हैं तो क्या परिणाम होगा? ऑप्शन है खराब कटिंग एक्शन, कमजोर कटिंग एज, होल की रफ सरफेस, बढ़ा हुआ पॉइंट एंगल। तो बहुत आसानी से समझना है कि कोई हमारा ड्रिल है और उसका हम क्लीयरेंस एंगल है, मतलब कि स्पेस अगर ज़्यादा बढ़ाएंगे, ठीक है, जॉब की सरफेस और ड्रिल के पॉइंट के बीच में, ठीक है, ड्रिल के कटिंग एज के बीच में, तो क्या होगा, हमारा स्पेस जब ज़्यादा बढ़ेगा तो कटिंग एज हमारा क्या होगा, पतला होगा, है ना। ड्रिल का कटिंग एज पतला होगा तो इससे क्या होगा, हमारा कटिंग एज कमजोर हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैपिंग होल होना चाहिए टैप के साइज से बड़ा, टैप के साइज से छोटा, और थर्ड ऑप्शन है टैप साइज के बराबर और टैप के कोर डायमीटर के बराबर, ठीक है। तो टैपिंग होल हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, ये भी हमने अच्छे से क्लियर किया हुआ। तो टैप होल जो होना चाहिए वो हमारा टैप के कोर डायमीटर के बराबर होना चाहिए, ठीक है। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। कास्ट आयरन के लिए चीजल का झुकाव एंगल होता है, इसके लिए हमने ट्रिक भी बताया था आपको, जिन बच्चों ने देखा होगा चीजल के झुकाव एंगल की याद करने की ट्रिक। तो ट्रिक ये थी कि उसमें जो भी हमारा किसी भी मेटल की अगर हमें चेपिंग करना है और उसके लिए चीजल का जो हमारा पॉइंट एंगल होता है उसमें हम 2 का भाग दे देते हैं और 7 जोड़ देते हैं। जैसे इसमें पूछा गया चीजल का झुकाव एंगल, तो कास्ट आयरन के लिए हमारा चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है, अगर हमें इसकी कटिंग करना है तो हमारे चीजल का कटिंग एंगल होगा 60 डिग्री होगा। अब उसमें हम 2 का भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। फिर उसमें 7 जोड़ देना है तो 37 आ जाएगा। तो राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारी ट्रिक है, झुकाव एंगल कभी भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। ऐसे ही सभी में किसी भी पॉइंट एंगल में 2 का भाग दे के और 7 जोड़ देंगे तो झुकाव एंगल आसानी से निकाल लेंगे। प्लम्ब बाब की कोनिकल सतह का कोण होता है, तो प्लम्ब बाब की कोनिकल सतह का कोण होता है 60 डिग्री। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, श्रिंक रूल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है सीट मेटल वर्क में, स्मिथी शॉप में, पैटर्न मेकर में। तो हम पैटर्न मेकर में हम श्रिंक रूल का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट इंच में होता है, अगर यहाँ पे mm में पूछता तो यहाँ पे 0.01 mm, वर्नियर कैलिपर का mm में पूछता तो 0.02 mm, है ना, ये होता। और इंच में हमारा 0.001 इंच होता है, ठीक है। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ये भी हमारा वर्नियर कैलिपर में भी इंच में, उसका भी यही लिस्ट काउंट इंच में होता है, ठीक है। बाकी mm में अलग अलग होता है। सामान्य कार्य के लिए चीजल का पॉइंट एंगल कितना होता है, सामान्य कार्य के लिए चीजल का पॉइंट एंगल 55 डिग्री होता है। सामान्य कार्य का मतलब माइल्ड स्टील होता है, माइल्ड स्टील के लिए चीजल का पॉइंट एंगल 55 डिग्री होता है। बाइट की साइडों की क्रॉसिंग करके निम्न में से किसे बनाया जाता है। ऑप्शन है लूप, नॉट, राउंड, टर्न, बाइट। क्वेश्चन नंबर 38, तो राइट आंसर हमारा लूप हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेफ माइक्रोमीटर उसे कहते हैं जो प्रयोग ना किया गया हो, जिसमें रैचेट स्टॉप लगी हो और वह कार्य करती हो, जो प्रयोग करने में आसान हो, जिसके एनविल और स्पिंडल फेस सही हो। तो इसमें क्या पूछा गया, सेफ माइक्रोमीटर किसे कहते हैं। तो सेफ माइक्रोमीटर उसी में कहेंगे अगर हमारी रैचेट स्टॉप सही नहीं होगी तो फिर हमारा सेफ माइक्रोमीटर उसे नहीं कहेंगे। तो जिसमें रैचेट स्टॉप लगी होती है और वह सही कार्य करती है तो उसे हम सेफ माइक्रोमीटर कहते हैं। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य के अनुसार फाउंडेशन बोल्ट की लंबाई निम्न में होती है। कार्य के अनुसार जो बच्चे लाइव टेस्ट नहीं दे पाए थे, ये जो हमने सॉल्व कराया, जो बच्चे चाहते हैं लाइव टेस्ट देना तो टेलीग्राम चैनल पे लिंक है, वहाँ पर आप लाइव टेस्ट दे सकते हैं। पासवर्ड है, पासवर्ड भी हमने चेंज कर दिया था, ITI 999 पासवर्ड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य के अनुसार फाउंडेशन बोल्ट की लंबाई होती है। कार्य के अनुसार हमारी फाउंडेशन बोल्ट की लंबाई होती है 80 से 3200 mm, ठीक है। राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा।
किसी भी कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में कभी भी अभद्र टिप्पणी ना किया करें। कोई भी अगर आपको हमसे शिकायत है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और ज़रूरत नहीं है, हर इंसान से गलतियां होती हैं, ठीक है। कल लाइव टेस्ट लेट हुआ, हम जानते हैं लेट हुआ, आप थोड़ा सा आप परेशान भी हुए, लेकिन आप को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं आधे एक घंटे पहले कि लाइव टेस्ट कब स्टार्ट होगा ना, तो परेशान ना हुआ करें। थोड़ा सा इमोशनल जो है कंट्रोल में रखा करें, है ना। बहुत जल्दी आप लोग गुस्सा हो जाते हो, गुस्सा नहीं होना है। और क्योंकि देखिए आपको भी हम 10 क्वेश्चन देते थे लिखने के लिए, तो बहुत हर एक क्वेश्चन में मेहनत लगती है लिखने में, है ना। फ्री में प्रोवाइड करा रहे थे लाइव टेस्ट आपको कल भी, लेकिन आप लोग परेशान कर रखे थे, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग परेशान नहीं करेंगे मैसेज करके, है ना, सपोर्ट किया करेंगे। जो भी आपको प्रॉब्लम है, आपकी कोई भी आपकी शिकायत, वो आप हमें फीडबैक अपना दे सकते हैं, है ना, उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। और आज की इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। और कोई भी आपको दिक्कत हो तो कमेंट करना जरूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो बच्चे PDF नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं तो हमने कुछ टेलीग्राम चैनल पे आज PDF डाली हुई, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। और डेली लाइव टेस्ट जिसे ज्वाइन करना है, तो आज जो लाइव टेस्ट स्टार्ट होगा 11 PM में स्टार्ट होगा, या 11 PM के बाद में, और आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, ठीक है। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अपना ज़रूर ख्याल रखें, ठीक है। कोई भी शिकायत हो तो आप फीडबैक हमें देते रहिएगा, ठीक है, लेकिन एक जो शब्दावली होती है उसका अच्छे से इस्तेमाल करते हुए। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल ज़रूर रखें।